साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस बुक की लाखों कॉपीज बिक चुकी है अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऐसा क्यों हुआ और क्या है इस बुक में पैसे के बारे में, मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आपके साथ मेरी फेवरेट 9 लेसन्स जो शायद आपकी पैसे रिलेटेड साइकोलॉजी को कंप्लीटली बदल दे। स्टे ट्यून्ड। बुक के स्टार्टिंग में ऑथर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं अपने किसी फ्रेंड के बारे में। यानी कि उनके जो फ्रेंड थे, उनके एक और फ्रेंड थे जो बहुत रिच थे, और उन्होंने क्या किया, एक बार उनके फ्रेंड को ये बोला कि जाओ ये पैसे लो और 1000 गोल्ड कॉइन्स खरीद के लाओ। और जैसे ही वो गोल्ड कॉइन खरीद के लाए, वो सब लोग, सारे फ्रेंड्स मिलके नदी के किनारे गोल्ड कॉइन्स को फेंकने लगे जैसे हम पत्थर फेंकते हैं। एक और इंसिडेंट वो सुनाते हैं जहाँ पे उसी फ्रेंड की वजह से एक रेस्टोरेंट में जो बल्ब था वो टूट गया। तो रेस्टोरेंट के मैनेजर ने उनको बोला कि वो $500 का था जो आपको पे करने पड़ेंगे। तो उनके जो फ्रेंड थे जो बहुत रिच थे, उन्होंने क्या एटीट्यूड दिखाया कि $500 ये लो, $5000 और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ऐसा एटीट्यूड था उनका पैसों के बारे में, इवन दो ही वॉज रिच। और क्या हुआ, कुछ साल बाद ही वेंट बैंकरप्ट। क्यों? क्योंकि उनकी पैसे रिलेटेड साइकोलॉजी ठीक नहीं थी। वो पैसे तो कमाते थे लेकिन उसके रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो पहला लेसन जो मुझे पसंद आया इस बुक से वो ये है कि गेटिंग रिच इज नॉट हाउ यू अर्न मनी और हाउ स्मार्ट यू आर। आप कितने भी स्मार्ट हो या आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, इसका रिच होने से कोई लेना देना नहीं। गेटिंग रिच हैज ऑल टू डू विथ हाउ यू बिहेव विथ मनी। आप कैसे बिहेव करते हैं पैसों के साथ, उससे फर्क पड़ेगा कि आप रिच होंगे कि नहीं। अ जीनियस, एक बहुत ही अच्छा जीनियस है लेकिन उसका कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो रिच होगा। लेकिन एक सीधा साधा इंसान जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, हो सकता है वो आगे जाके रिच इंसान बन जाए। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है कि एक बहुत ही स्मार्ट इंसान होता है लेकिन उसके अंदर पेशेंस नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो पैसे खो देता है। लेकिन एक सीधा साधा आदमी जिसको इतना समझ में आ गया कि मुझे लॉन्ग टर्म तक अच्छे स्टॉक होल्ड करके रखने हैं, तो वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ज़रूर कमाता है। सो दिस इज द फर्स्ट लेसन कि गेटिंग रिच और गेटिंग गुड एट मनी डजेंट मैटर हाउ स्मार्ट यू आर। what all matters is कि आप उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। हाउ योर बिहेवियर इज हैज एवरीथिंग टू डू विद हाउ यू विल गेट रिच। दिस वॉज द फर्स्ट लेसन। लेसन नंबर 2, फोकस लेस ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड मोर ऑन ब्रॉड पैटर्न्स। यानी कि आपको किसी एक इंसान को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना है, रादर वॉट यू हैव टू फाइंड इज वॉट ब्रॉड पैटर्न इज अमंग डिफरेंट सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आपका कोई रोल मॉडल हो और ज़रूरी नहीं है कि उसकी सारी आदतें आपको पसंद आए। यानी कि अगर आप एक ही इंसान को पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो हो सकता है कि उसकी और आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट हो, और उसके रूटीन्स अगर आप फॉलो करने जाओगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। रादर व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द ब्रॉड पैटर्न अमंग ऑल द सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 15 से 20 सक्सेसफुल इंसान को कंपेयर करते हो और आपको एक चीज़ कॉमन मिलती है कि सब लोग जल्दी उठते हैं, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को पकड़ना है कि भाई मुझे भी सुबह जल्दी उठना है, राइट। लेकिन अगर आप किसी को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल आप वॉरेन बफे को फॉलो करते हैं और उसकी इन्वेस्टिंग स्किल बहुत अच्छी है, उनके अंदर पेशेंस बहुत है, लेकिन आपके अंदर वो स्किल नहीं है, तो होगा क्या, इवन दो यू फॉलो हिम, आप उनकी तरह रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाओगे बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन अगर आप इस चीज़ पे फॉलो करोगे कि भाई सब लोग, अगर मान लीजिए एक सेकेंड एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने ये नोटिस किया कि सारे सक्सेसफुल इंसान हैं उनके पास टाइम बहुत है, और जिनके पास टाइम ज़्यादा होता है वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं जिसके पास टाइम फ्रीडम होता है। तो आपने क्या गोल बना लिया अपना कि मुझे टाइम फ्रीडम लेना है, राइट, जिससे मैं ज़्यादा खुश हो पाऊंगा। क्योंकि ये एक ब्रॉड पैटर्न है सभी इंसान में। ऐसा नहीं है कि एक स्किल मिल गई तो उसने सिर्फ एक ही इंसान को अमीर बनाया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक हैबिट जो है वो हर एक इंसान को में कॉमन है, तो मुझे उस ब्रॉड पैटर्न को फॉलो करना है। तो वेन एवर यू फाइंड रोल मॉडल, लुक कि उनके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बाकी सब लोगों में भी है, क्योंकि अगर उसकी पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती है तो आप उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। थर्ड लेसन इज स्टॉप सोशल कंपैरिजन। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं उन पैसों से जो उनके पास नहीं है, और जो चीज़ें उनको नहीं चाहिए उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो उनको नहीं चाहिए उन पैसों से जो उनके पास नहीं है, उन लोगों को दिखाने के लिए जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सोशल कंपैरिजन की वजह से हम अपने आप को फाइनेंशियली इतना बर्डन देते हैं
जिससे शायद ही हमारी लाइफ में कुछ फर्क पड़े। देखिए, अगर आपकी इनकम बढ़ रही है लेकिन आपके एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रहे हैं मटेरियलिस्टिक, तो होगा क्या, आप कितना भी कमा लो आपके पैसे हमेशा कम ही पड़ेंगे, आपको कम ही पड़ेंगे। आप कितना भी कमा लो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मेरी इनकम कम है, राइट। देखिए, होता क्या है कि एक जो सीलिंग रहती है ना सोशल कंपैरिजन की, लोग उसको कभी हिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज आप किसी से अच्छी गाड़ी लाते हो तो कल वो आपसे और बेहतर गाड़ी ला पाएंगे। आज अगर आप उनसे अच्छे कपड़े लेके आते हो कंपैरिजन के लिए, तो कल वो आपसे भी बेटर कपड़े लेके आएंगे। तो ये रेस कभी खत्म नहीं होने वाली। तो द सीलिंग ऑफ सोशल कंपैरिजन इज सो हाई कि कोई कभी हिट ही नहीं कर पाएगा। और इवेंचुअली क्या होगा, आप रिग्रेट करोगे कि दूसरों के दिखाने के चक्कर में मैंने अपनी लाइफ या अपने पैसे वेस्ट कर दिए। सो स्टॉप सोशल कंपैरिजन। दिस वाज द थर्ड लेसन। फोर्थ लेसन इज कंपाउंडिंग। अगर वॉरेन बफे ने 30 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की होती और 60 साल तक बंद कर दी होती, तो शायद आज हम उन्हें नहीं जानते होंगे। क्यों हम उन्हें जानते हैं? वाई इज सो वेल्दी? बिकॉज ही स्टार्टेड सीरियस इन्वेस्टिंग एट द एज ऑफ 10, और तब जाके इतने लॉन्ग रन में उनको कंपाउंडिंग का असर दिखने को मिला। सी, कंपाउंडिंग कब काम करता है? जब आप अपने एसेट को टाइम देते हैं ग्रो करने के लिए, और बजाय पैनिक होने के उनको सेल नहीं करते, राइट, होल्ड करके रखते हैं अच्छे स्टॉक्स को। तो वॉरेन बफे ने क्या किया, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 14 से भी ज्यादा रिसेशन देखे, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कभी पैनिक होके अपने स्टॉक्स को सेल नहीं किया। हिज स्किल वॉज इन्वेस्टिंग, नो डाउट अबाउट दैट, बट हिज सीक्रेट ऑफ हिज वेल्थ वॉज टाइम। ही गिव टाइम टू हिज एसेट्स टू कंपाउंड। सो अगर आप भी अपनी लाइफ में लॉन्ग रन में कंपाउंडिंग इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो आपको लंबे समय तक किसी एसेट को कंसिस्टेंट रिटर्न के साथ होल्ड करना पड़ेगा। दिस इज द सीक्रेट विच वॉरेन बफेट हैड, एंड दिस इज द स्किल विच 90% ऑफ द इन्वेस्टर लैक। सो अगर आप चाहते हैं कि कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी एसेट को होल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव पेशेंस टू योर एसेट। लेसन नंबर 5, नो वन मेक्स गुड डिसीजंस ऑल द टाइम। अगर आप एक अच्छे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है, तो आपके कुछ ही साल ऐसे होंगे जो बहुत ही बढ़िया है, बाकी साल ठीक होंगे, लेकिन स्टिल आप फॉर्चून बना लेंगे। अगर आप बहुत अच्छे स्टॉक पिकर है या ट्रेडर है, तो ज्यादातर दिन आप लॉस में ही रहेंगे, लेकिन कुछ ऐसे दिन होंगे जिसमें आप फॉर्चून बना लेंगे। अगर आप एक बहुत अच्छे बिजनेस लीडर है, तो आधे टाइम आपके प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटेजीज फेल होंगे, लेकिन जो कुछ सक्सेसफुल होंगे वो आपको आगे ले जाएंगे। यानी कि यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग डिसीजंस। आपको करना क्या है कि जितने भी आप डिसीजंस लेते हैं उसमें से कुछ ही सही होने चाहिए, दैट्स इट, और उससे ही बहुत फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 स्टॉक्स है, 3 से 4 ही होंगे जो बहुत अच्छा रन करेंगे, बाकी सब लॉस में हो सकते हैं, लेकिन जो 3-4 आगे प्रॉफिट करेंगे उनका प्रॉफिट पूरे 10 को कवर कर लेगा। सो यू डोंट नीड टू मेक गुड डिसीजंस ऑल द टाइम, जस्ट मेक द राइट डिसीजन फ्यू टाइम्स, दैट्स इट। लेसन नंबर 6, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाइएस्ट डिविडेंड मनी पेज। सी, एक जो एबिलिटी रहती है इंसान की टू डू व्हाट यू वांट, वेरेवर यू वांट, व्हेनेवर यू वांट एंड विथ हुम यू वांट, ये जो एबिलिटी रहती है वो प्राइसलेस है, कि हम जब चाहे जो काम चाहे जिसके भी साथ चाहे और जहां भी जाए कर सके, राइट। लेकिन ऐसी फ्रीडम सब लोगों के पास नहीं होती। वो किन लोगों के पास होती है? जिनके पास फ्रीडम है। किसका? पैसे का। और वो कब आता है? जब हम अपने पैसों से ऐसी चीजें नहीं खरीदते जो हमें जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही ज्यादा पैसे आते हैं अननेसेसरी स्टफ्स खरीदने लगते हैं, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और व्हाटएवर, ऐसी चीजें जो शायद उनको जरूरी नहीं है। जरूरी है तब खरीदिए, अगर जरूरी नहीं है फिर भी खरीद लेते हैं। और होता क्या है, उनके पास पैसे कम हो जाते हैं, उन पैसों की वजह से उनको अपना टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, इफ यू वांट टू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स विच यू ओनली नीड। जिससे होगा क्या, आपके पास वो पैसा रहेगा जिससे आपको टाइम अपना अननेसेसरीली उस जगह पे ना लगाना पड़े जहां पे आप नहीं चाहते हैं, और उस जगह पे लगाइए जहां पे आप ट्रूली चाहते हैं। जैसे कि ट्रैवलिंग, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने माता पिता के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उन चीजों में टाइम स्पेंड करना जो आपकी हॉबी है, आपका पैशन है। अब बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कहीं फंसे पड़े हुए। कहां फंसे पड़े हुए? पैसे कमाने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन पैसों से जैसे ही उनके पास पैसे आते हैं उन्होंने उन चीजों में लगा दिए जो शायद उन्हें जरूरत नहीं थी, इसलिए किसी और को उन्हें टाइम देना पड़ता है, और आज उनको उसी काम करने के लिए टाइम नहीं है जो वो एक्चुअल में करना चाहते हैं। So whenever you earn money, respect that money and use that to buy more freedom, not to buy more things which you don't need. Lesson number 7, save money.
अब ये बहुत सिंपल चीज़ है, सेव मनी, लेकिन कैसे सेव करें? पैसे सेव कैसे होते हैं? खर्चा कम करने से। खर्चा कम कब होगे? जब आपकी डिज़ायर कम होगी। अब डिज़ायर कैसे कम होगी? जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि आप देखना, ज़्यादातर हमारे खर्चे वही रहते हैं जो हम सोचते हैं कि किसी को दिखाने के लिए है। अगर उनको दिखाने के लिए हम खर्चे करेंगे तो हमारे पास डिज़ायर ज़्यादा बढ़ेगी, डिज़ायर ज़्यादा बढ़ेगी तो खर्चे बढ़ेंगे और सेविंग्स कम होगी। सिंपल रीज़न है, राइट? और इसका सीधा इफेक्ट ये पड़ता है कि आपके टाइम पे आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आपको पैसे कम है आपके पास, तो होगा क्या? आप कोई भी अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आएगी उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन इफ़ यू सेव मनी स्ट्रेटेजिकली एंड स्मार्टली, तो होगा क्या? आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप उसी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करोगे जो आपके लिए नो ब्रेनर है कि ये मुझे यही करना है। उसके लिए 2-3-4 महीने लगेंगे, आई एम रेडी टू वेट बिकॉज आई हैव सफिशिएंट मनी इन माई बैंक अकाउंट। नॉट लाइक दी अदर पीपल कि कुछ भी खर्चा कर दिया और अब कुछ भी काम कर रहे हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं। सो सेव मनी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड फॉर दैट यू नीड टू हैव योर डिजायर्स लेस। डिजायर लेस कैसे होगी? दूसरों के बारे में सोचना बंद कीजिए, उसी चीज़ पे खर्चा करिए जो आपको सही लग रहा है। लेसन नंबर 8, नथिंग्स फ्री। कुछ भी फ्री नहीं है। यानी कि हमें क्या लगता है कि अगर बहुत अच्छे रिटर्न्स पाने हैं तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अगर हमें बहुत पैसा कमाना है तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्त। क्यों बहुत कम लोग स्टॉक मार्केट में वेल्दी बन पाते हैं? इसका रीज़न ये है कि हमें उसकी एडमिशन फ़ी नहीं देनी पड़ती। अब एडमिशन फ़ी क्या है कि जैसे ही मार्केट, अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें 20 साल में, तो आपको ग्राफ ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर आप 1 साल में देखें तो आपको ऐसे ऐसे दिखेगा। यानी कि लॉन्गर रन में तो प्रॉफिट है स्टॉक मार्केट में, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखिए तो बहुत वॉलेटिलिटी है। इसका क्या मतलब है कि वो आपकी एडमिशन फीस है। अगर आप किसी स्कूल में बच्चे को देते हैं तो उसकी एडमिशन फ़ी भी बढ़ते हैं। तब आप ये तो नहीं सोचते कि एडमिशन फी भर दी, यार एडमिशन फ़ी तो नहीं होनी चाहिए, मैं बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा तो आप सोचते नहीं हो। लेकिन जब मार्केट की बात आती है तब आप एडमिशन फ़ी देने के लिए रेडी नहीं है। यानी कि हम रेडी नहीं है मार्केट गिरने के लिए। और होता क्या है कि जब मार्केट गिरता है तो हमें दुख होता है और इस वजह से हम पैनिक में अपने स्टॉक्स या कुछ भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको सेल कर देते हैं। तो उसको हमको एडमिशन फ़ी की तरह देखना है जो हमेशा लगेगी, राइट? लेकिन अगर आप उसको एज अ बर्डन देखोगे कि यार मार्केट तो गिर गया, मैं तो कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो आप वेल्थ कभी क्रिएट नहीं कर पाएंगे फ्रॉम स्टॉक मार्केट। बट इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नथिंग इज फ्री। और इसमें प्राइस क्या है? ये है कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल हो तो आपको पेशेंस रखना है। अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे हैं, इफ नथिंग इज रॉन्ग विद द बिजनेस, देन यू हैव टू स्टिक टू दैट स्टॉक एंड दिस इज द फी यू हैव टू पे। नथिंग इज फ्री। फाइनल लेसन ये है, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऑथर इसमें ये बोलते हैं कि मेरा हमेशा से गोल था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहूं। यानी कि मेरी फैमिली के लिए या मेरे लिए सबसे बड़ा गोल ये है कि मैं जो चाहूँ जब चाहूँ वो काम कर सकूँ। और इसके लिए जब भी मैं पैसे को कमाऊंगा तो उसको मैं इस तरह से इन्वेस्ट करूंगा या यूज़ करूंगा जिससे मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मिले, राइट? और उन्होंने ये नोटिस किया कि वी हैव अ हाई चांस ऑफ मीटिंग ऑल आवर फाइनेंशियल गोल्स। अपनी फैमिली के लिए सभी फाइनेंशियल गोल अचीव करने का एक सिंपल रास्ता ये है कि अगर बजाय किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के हम खाली इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं और उसको लंबे समय तक कंपाउंड होने देते हैं, तो दैट इज इनफ फॉर अस टू मीट ऑल आवर फाइनेंशियल गोल्स। यानी कि अगर मान लीजिए इंडिया में निफ्टी या सेंसेक्स है, तो आप अगर निफ्टी 50 के एक इंडेक्स फंड को पकड़ लो स्टार्टिंग एट एन अर्ली एज और उसको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली उसमें पैसे ऐड करते रहो विदाउट डिस्टर्बिंग देम, तो ओवरऑल आपका जो लॉन्ग टर्म में रिटर्न होगा वो काफ़ी है आपकी फैमिली के फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए। सो दिस वेयर द टॉप 9 लेसन्स फ्रॉम द बुक। अगर आपने ये बुक पढ़ी है और आपको लगता है कि कोई और अच्छे लेसन्स है जो आपने सीखे हैं, कमेंट डाउन द वीडियो एंड ऑल्सो कमेंट कि आपको कैसा लगा वीडियो। थर्ड, ऑल्सो कमेंट कि अगर कोई आपको और बुक पे बुक रिव्यू चाहिए देन आई विल श्योरली मेक इट। डू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया है शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो ये बुक की समरी पढ़ना चाहते हैं। सब्सक्राइब द चैनल एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। टिल देन इट्स धवल गजेरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।